हेलो गाइस, मेरा नाम है दिलीप और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइस, मैंने DSSB जेई की कट ऑफ वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि गाइस उससे एक आइडिया आपको मिल जाएगी कि आपको किस लेवल की एफ़र्ट देनी पड़ेगी। गाइस, यह वीडियो जो अभी मैं अपलोड की कर रहा हूँ, ये वीडियो जो है DSSB जेई सिलेबस की बनाई है मैंने। वो अभी टायर 1 के लिए है। टायर 2 के लिए गाइस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा करना क्या रहेगा आपको, लेकिन टायर 1 के लिए बनाई है। क्यों टायर 1 के लिए बनाई है, टायर 2 के लिए क्यों नहीं है ये? हालांकि टायर 2 का जिक्र मैं लास्ट में करूंगा, लेकिन टायर 1 ही क्यों? क्योंकि टायर 1 इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन टायर 2। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि टायर 2 से ही आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन टायर 1 क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका जिक्र मैंने अपने कट ऑफ वाली वीडियो में कर रखा है, जो DSSB जेई में सिलेक्शन का एक मूल मंत्र है। अगर आप उस वीडियो को जाके चेक करिए और उसको पूरा कंप्लीट देखिए, देखने के बाद आपको ये लगेगा कि इस बात में कितनी गहराई है। तो गाइज़, मैं DSSB जेई 2021 15/21 जो पोस्ट कोड है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिलेबस के बारे में जिक्र करूँगा। और ये सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे वो सिविल हो, चाहे ENM के जेई के हों या कोई भी जेई हो, उनके लिए कॉमन है ये। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ, यू कैन सी दिस नाउ। स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर अ टायर 1 DSSB जेई। गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके 200 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जो 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे, उससे वो दो पार्ट में होगा। पहला तो पार्ट ए होगा, दूसरा पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो है हमारा नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें हमारा करंट अफेयर्स होंगे। करंट अफेयर्स के बाद हमारी जनरल अवेयरनेस के कुछ पार्ट्स होंगे। लेकिन हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में हम क्यों क्यों सारे जितने भी गवर्नमेंट के पेपर होते हैं उसमें करंट अफेयर्स को प्रेफरेंसेस दी जाती हैं? क्योंकि करंट अफेयर्स से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो डेली रूटीन है, यानी हम आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको एक किस नज़रिए से हम देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं। आप हमारे आसपास की होने वाली घटनाओं के बारे में हम अवेयर हैं कि नहीं, उसके बारे में अवेयरनेस पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस ये पूछी जाती है। तो गाइस, इसमें करंट अफेयर्स भी इसका एक पार्ट है, जिसमें हम स्पोर्ट्स देखेंगे। स्पोर्ट्स के बाद अवार्ड्स देखेंगे, जो भी अवार्ड्स होते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल अवार्ड्स हों। उसके बाद रिपोर्ट्स और रैंकिंग देखेंगी, यानी कुछ नेशनल रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होते हैं, और कुछ रैंकिंग होती है जो नेशनल होती है, कुछ इंटरनेशनल रैंकिंग होती है। उसमें इंडिया कहाँ पे लाई करता है, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे, और कौन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है इसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद कन्वेंशन, यानी जो भी सम्मेलन होते हैं, समिट्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वो देखेंगे। एक्सरसाइजेज देखेंगे, एक्सरसाइज जैसे नवल एक्सरसाइज होता है। उसके बाद आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, एयरफोर्स एक्सरसाइज के होते हैं। तो इन सारे एक्सरसाइज किन के मतलब कोई भी एक्सरसाइज हो गया तो ये किन दो देशों के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है, तो इसका जिक्र हमें होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, जैसे DSSB के चेयरमैन कौन है, उसके बाद इसरो के चेयरमैन कौन अपॉइंटमेंट हुआ, DRDO के चेयरमैन कौन अपॉइंटमेंट हुए, CEOs के बारे में पूछा जाता है। यानी जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे वो CM के हों कि इस के जैसे अभी हाल ही में उत्तराखंड के CM जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बने हुए हैं। तो एक तो सॉरी त्रिवेंद्र सिंह नहीं, सॉरी तीरथ सिंह रावत जी बने हैं। तो इसका एक आइडिया हमें पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट किन का हो रहा है। अभी हाल ही में पॉलिटिकल उथल पुथल की वजह से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, लेकिन सरकार बदली हुई, मतलब CM चेंज हुआ है जो तीरथ सिंह रावत जी है। उसके बाद प्लेस इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, इसके बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट इसरो और DRDO, यानी डिफेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में, स्पेस में क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, वो सारे कौन से सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया, किस PSLV के द्वारा गया, किस GSLV के द्वारा गया, ये सारे डिटेल हम देखेंगे। उसका फेमस बुक्स, बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने, या सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या किसी विवादों में रही है, तो वो बुक्स ज़्यादा पूछी जाती हैं। वैसे तो किताबें साल भर में बहुत सारी लिखी जाती हैं, क्योंकि साल भर के करंट अफेयर्स होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन पूछे वही जाते हैं जो
बहुत ही ज़्यादा विवादों में हो या तो बहुत ज़्यादा फेमस हो किसी वजह से, और या तो किसी फेमस पर्सनालिटीज़ ने उस बुक को लिखी हुई हो। उसके बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सीईओज कौन हैं, जैसे पेटीएम के सीईओ कौन हैं, फेसबुक के सीईओ कौन हैं, ट्विटर के सीईओ कौन हैं, ये सारे मतलब ये जितने भी पॉपुलर हैं इनके नाम बहुत पॉपुलर। अभी हाल ही में ट्विटर बहुत ही हाईलाइटेड रहता है, पूरे साल ट्विटर हमेशा हाईलाइटेड होता है। किसी के द्वारा कोई कमेंट्स डाल दिया जाता है तो ट्विटर उसको जो है डिलीट कर देता है, तो वो विवादों में आ जाता है। क्योंकि किस तो इस तरह से जितने भी सोशल साइट्स हैं उनके सीईओज हमें पता होना चाहिए। जैसे फ़ोनपे के सीईओ कौन है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम हैं, इम्पॉर्टेंट स्कीम, वैसे तो स्कीम बहुत सारे हैं, 200-250 स्कीम है। जब से नई सरकार बनी है काफ़ी स्कीम आई हुई हैं। तो उसमें से जो पॉपुलर स्कीम है जैसे स्वच्छ भारत अभियान, तो इस तरह की जितनी भी स्कीम हैं, डिजिटल इंडिया, स्किल अप इंडिया, मतलब ये जितनी भी स्कीम है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, जैसे पोलियो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये सारे हैं डिटेल, यानी जितने भी डिटेल हो रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इस तरह से जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, अब हम ये रटने नहीं जाएंगे कि पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऐसा नहीं। जो फेमस, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में उसका बहुत बड़ा एक रोल है और बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ है, तो उसका नाम हम याद रखेंगे। ठीक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इस तरह से। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस में हम हिस्ट्री हिस्ट्री देखो गाइस, हम आपको इसमें कुछ बातें ये क्लियर करना चाहेंगे कि अब आपके मन में डाउट ये होगा, हमने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि ये बताने की कि क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, इन बातों को सॉल्व कैसे करना है ये बताना था। तो तो आ गए हम, जिसमें आपको ये बताना है कि हिस्ट्री में आप या तो लूसेंट पढ़िए या तो मेडिजी की जनरल स्टडीज़ की बुक आती है या तो उसे आप पढ़िए। देखने जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम को समझते हैं, इंग्लिश को नहीं समझ पाते, ये थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है उनको, वो लूसेंट में अगर कंफर्टेबल है तो लूसेंट की हिंदी पढ़ें। बहुत ही फेमस और पॉपुलर बुक है ये लूसेंट। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक। नेक्स्ट, इसमें मेडिजी जीएस की बात करें तो ये टोटल इंग्लिश में आती है, इसका हिंदी वर्जन नहीं आता है। तो लूसेंट में भी इंग्लिश वर्जन आती है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाला पढ़िए, और हिंदी वाले में कंफर्ट है तो आप हिंदी वाला पढ़िए। हिस्ट्री में एंशियंट, मॉडर्न, मिडवल, ये तीनों हिस्ट्री आपको वो भी डीप में नहीं पढ़नी है, केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ओनली बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको लिख दिया है ब्रैकेट में ही कि बेसिक नॉलेज आपको इसमें चाहिए, इसमें रिसर्च नहीं करना है, एक बात का ध्यान रखा जाए। जियोग्राफी ओनली लूसेंट पढ़ेंगे, आप कोई भी मेडिजी का इस्तेमाल भी नहीं करें जियोग्राफी, क्योंकि मेडिजी मैंने जनरल स्टडीज़ की बुक देखी है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपेंशन नहीं है उसका, बहुत ही शॉर्ट में दिया है और वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें लैक है, तो इसलिए लूसेंट सफिशिएंट है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लूसेंट पढ़िए, बेस्ट बुक है। इकोनॉमिक्स में भी आप लूसेंट, और यहाँ पे आप मेडिजी की बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिजी की जो जनरल स्टडीज़ की बुक है वो भी इंग्लिश की, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन लूसेंट भी हिंदी में बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसे यूज कर सकते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर, आर्ट्स एंड कल्चर में जैसे आप कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, जितने भी आपके डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस, ये सारे आपके आर्ट्स एंड कल्चर में आएंगे। तो बस मोटा मोटा सा हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद साइंस, साइंस गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, साइंस में वैसे तो इसमें 3 पार्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, मैं अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ डीएसएसबी जेई की, वो आप बायोलॉजी और बॉटनी वाला जो पार्ट है उसको ही केवल आप फोकस करिए। हाँ देखिए गाइज, मैं इसमें केवल बायोलॉजी पार्ट ही लिखा हूँ, बॉटनी भूल गया मैं, लेकिन आप जो है बायोलॉजी एंड बॉटनी दोनों पार्ट आप पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही, केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको वेल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि डीएसएसबी का आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो 3 से 4 लाइन के होते हैं। मुश्किल ही ऐसा होगा कि 2 लाइन या 1 लाइन में क्वेश्चन मिले, 3 से 4 लाइन के होते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा गाइस, ये भी होता है कि अगर क्वेश्चन 1 लाइन के तो उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं वो 2-2 लाइन 3-3 लाइन के ऑप्शन होते हैं,
यानी हर ऑप्शन ए बी सी डी, यानी ए 3 लाइन के, बी 3 लाइन के, चार सी 3 लाइन के, इस तरह से होते हैं। तो आपका टाइम कंज्यूम होता है। और यू नो वेरी वेल, ओनली 200 क्वेश्चंस ओनली इन 2 आवर्स, सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार ध्यान से पढ़िए इन किताबों को। उसके बाद एनवायरनमेंट में गाइज, अगर आपको लूसेंट अगर सफिशिएंट है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो लूसेंट अगर आपका एक बार पढ़ा हुआ है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। अदरवाइज़ घटना चक्र की बुक आती है एनवायरनमेंट की, आप उसे ले सकते हैं, आप उसे एक स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, लगभग 100 पन्ने की किताब है शायद वो, 100-150 पन्ने की, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट गाइज आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की गाइज, लूसेंट आई थिंक सफिशिएंट, लूसेंट फॉर हिंदी एंड मेडिजी फॉर इंग्लिश, बोथ आर सफिशिएंट। मैंने इन किताबों को पिछले, आप जब मेरा जो मैंने अपने शुरू में अपना स्टेटस डाल रखा है, आप उस जर्नी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने इन किताबों का जिक्र क्यों किया है सॉरी। तो उन किताबों का जिक्र क्यों किया है ये आपको एक जर्नी से पता चलेगा। तो इन पर मेरी स्टडी है, इन पे मेरा फोकस रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे द्वारा फुल्ली पढ़ी हुई बुकें हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इनको आपको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप लूसेंट या मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ तो उसमें उससे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस, अब ये तो हो गई जनरल स्टडीज़ की। अब आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। इंटेलिजेंस और रीजनिंग की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं, आप जो भी बुक उठा लीजिए, या मेडी जी की बुक लेट आती है तो उसे, या तो आपकी कोई हिंदी की बुक हो आप उसे उठा लीजिए, दोनों जगह सेम है। कोई क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का कहीं से भी घुमा फिरा के करे तो आंसर एक ही आता है, उसके दो आंसर नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हीं 4 ऑप्शनों में एक आंसर होता है। तो इसलिए आप कोई भी, चाहे हिंदी की बुक पढ़ लीजिए या तो आप इंग्लिश की बुक पढ़ लीजिए, कॉमन सेम है। नेक्स्ट है गाइज थर्ड पॉइंट, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें भी गाइज सेम यही है कि आप वही फॉलो कर सकते हैं जो आप जनरल इंटेलिजेंस के लिए फॉलो किए हैं, सेम बुक। हिंदी लैंग्वेज के लिए गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। वो 20 क्वेश्चन में बहुत सारे शुद्ध अशुद्ध करके भी उसमें ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो वर्तनी अपवर्तनी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपकी गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जनरली हम जो हिंदी में बात करते हैं ना, वो सही तरीका नहीं होता है हिंदी में बात करने का। हिंदी हम जो बोलते हैं वो अशुद्ध वाली हिंदी बोलते हैं। शुद्ध वाली हिंदी जब आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा ना, आपको लगेगा चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए हिंदी लैंग्वेज के लिए मैं आपको कहूँगा कि परीक्षा मंथन की बुक आती है, परीक्षा मंथन की बुक आती है, आप उसे चाहे तो ले सकते हैं। वैसे मैं इसमें एनी बुक या मेडिजी कर दिया हूँ, सॉरी मेडिजी आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिएगा। एनी बुक में आप परीक्षा मंथन की बुक को फॉलो करिएगा। अब फिफ्थ पॉइंट में बात करना चाहूँगा कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव। गाइस देखिए, इसमें मैंने इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव लिखा है, लेकिन हिंदी वाले में मैंने कम्प्रिहेंसिव नहीं लिखा है। इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव में क्या होगा, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ एक एक दो जो है पैसेज दिए जाएंगे। लगभग लंबा पैसेज होता है। अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर की अच्छी है तो आप उस चीज़ को टैकल कर ले जाओगे, क्योंकि एक पैसेज देगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस पैसेज को कम्प्लीटली पढ़ना, वो भी उसी 2 घंटे में, और भी क्वेश्चन होंगे, कहीं ऐसा हो ना छूट ना जाए, तो ज़्यादातर लड़के इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कितनी है और स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। एक बार आप अगर पैसेज पढ़ लिए, तो पैसेज पढ़ने के बाद उससे आप 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है। तो डिपेंड करता है कि एक बार के एफर्ट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन करना है, या जल्दी जल्दी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मैथ के या साइंस के, उसको करें, क्योंकि कभी इसको करने में आगे के 10 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो डिपेंड आप पे करेगा गाइज कि आपकी स्पीड विद एक्यूरेसी कितनी है। गाइज लास्ट जो पार्ट बी वाला ऑप्शन है, ये आपके पेपर से रिलेटेड है। ये आपकी 4 साल की जो डिग्री है बीटेक की, उससे रिलेटेड है, और या तो 3 साल की जो आपकी डिप्लोमा है, ये उससे रिलेटेड है। तो गाइज़ सब्जेक्ट जो पेपर है, ये पार्ट बी 100 नंबर का होता है।
अभी 100 नंबर का आपने वो देखा नॉन टेक्निकल, अभी 100 नंबर का टेक्निकल। गाइस इसमें मैं पहले की तरह फिर से दोहरा रहा हूँ कि इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के क्वेश्चन आएंगे। इस दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, क्योंकि मुझे इस यूट्यूब चैनल को चलाने की मेन ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने जो एक शुरुआती जो परेशानी झेली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इलेक्ट्रिकल आएगा कि नहीं आएगा, मैकेनिकल आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं एक जो कन्फ्यूजन था उस चीज़ को हटाने के लिए मैंने उस दिन 3 बजे रात को उठ के ये वीडियोज़ बनाना शुरू किया था कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये आपके लिए है, आपको आगे बढ़ना है, तो इसलिए आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये आती है कि किताबें पढ़े कौन सी, क्योंकि अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में 12 किताबें हैं। 6 एनर्जी से रिलेटेड है और 6 मैकेनिज्म से रिलेटेड है। बाकी ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिकल में है। तो 12 12 24 किताबें पढ़ के 100 क्वेश्चन का रिप्लाई, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए क्या पढ़ना है, अगर मैकेनिकल वालों को बताएं तो मैकेनिकल वालों को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वाले की पार्ट्स भी उसको कवर करना है। इलेक्ट्रिकल वाले को क्या पढ़ना है, उसे मैकेनिकल के भी पोर्शन को कवर करना है। कैसे कवर करें और क्या करें, इसके लिए एक बेहतर तरीका ये हो सकती है कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वाले क्या करें, मैकेनिकल की वो बुक खरीदें जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बुक का नाम रिकमेंड कर दे रहा हूँ। वो बुक RS खुरमी एंड RK जैन। ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल की जो बुक आती है RS खुरमी और RK जैन, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले ले जिसमें वो कंफर्टेबल हो। RS खुरमी की लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल है, RK जैन की इंग्लिश थोड़ी सी टफ है, तो इसलिए RS खुरमी ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। कुछ क्वेश्चन उसके कहीं ना कहीं रॉन्ग भी हैं, उसके ऑप्शंस आंसर कहीं कहीं रॉन्ग भी हैं, लेकिन वो तो हर किताब में छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए बोलूँ तो मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल की कोई एक ऐसी बुक खरीद ले जिससे उनसे जो है वो क्वेश्चन पूछी जाती हो। मैं इलेक्ट्रिकल की किसी बुक से अवेयर नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही अगर आप मुझसे ये बात जानना चाहते हैं तो आज ही मेरा फ्रेंड है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लगभग 2 से 3 गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड है। मैं उससे नाम पूछ लूँगा, तो आप अगर ज़रूरत है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। गाइस इसमें रेशियो लगभग सेम रहेगा, 50-50 का रेशियो रहेगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के क्वेश्चन का। तो पेपर आपको बहुत ही सीरियस तरीके से देना है, क्योंकि इस समय मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल, जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि आए हुए दिन प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को हटा रहा है। तो ये आप पहले से ही अपनी जॉब को सेफ़ एंड सिक्योर कर लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस अभी से तैयार हो जाइए और लग जाइए कुछ करने के लिए, जिसके लिए आप इतने सालों से लगे पड़े हैं। गाइस मैंने आपको बताया कि टायर 2 के लिए आप सब ओनली एंड ओनली अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस करें, क्योंकि इसका 75%, क्योंकि जो टायर 2 का सिलेबस है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और प्लस आपका इंग्लिश है। तो गाइज स्पेसिफिक सब्जेक्ट का 75% वेटेज है, इसलिए आप टोटली फोकस रहिए अपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले सब्जेक्ट पे। और इंग्लिश है तो इंग्लिश है वो आप कर लेंगे, 25% वेटेज है तो उतना तो आप कर ही लोगे, इतना दिक्कत नहीं आएगी। गाइज लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जल्द ही मेरी करंट अफेयर्स की एक वीडियोस अपलोड होने वाली है और एक सीरीज़ होगी, ये करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ होगी। इस करंट अफेयर्स की एक ख़ास बात ये होगी कि करंट अफेयर्स के साथ उसके नीचे जस्ट उसके स्टैटिक पोर्शन भी ज़रूर लिखे होंगे, जिससे आपको उसके बैकग्राउंड में दूसरी किताब को देखने की ज़रूरत ना पड़े कि यार इसकी बैकग्राउंड क्या होगी। अगर जैसे मैं IPL पढ़ रहा हूँ, इंडियन प्रीमियर लीग अभी हाल ही में हुआ था, तो ऐसा ना हो कि यार मैंने ये पढ़ लिया पहला कौन जीता होगा और कब से ये चल रहा है IPL, कौन करवाता है ये IPL, ऐसा ना दिमाग में आए। तो उस चीज़ का मैंने जिक्र करा हुआ है नीचे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आप बस यूँ ही जुड़े रहिए। गाइज मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दिया करिए वीडियो को, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे।
तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।